नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने ज्योग्राफी की कक्षा 8 की सीरीज़ का पार्ट 4 लेकर। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 की भूगोल की पुस्तक का पाठ नंबर 4 कृषि इसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोज़ के लिंक भी नीचे प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। अर्थात पौधे पौधे से जो हमें उत्पाद मिलेगा और उसके बाद जब वो हमारी थाली तक पहुंचता है, जैसे गेहूं है, गेहूं हम डायरेक्ट नहीं खाते, गेहूं के बाद हम उसको धुलते हैं, साफ़ करते हैं, फिर उसको चक्की से आटा पीसा जाता है, उसके बाद आटे को गूँथा जाता है, फिर रोटी बनाई जाती है, फिर हम खाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पौधे से लेकर के और जो तैयार उत्पाद होता है जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, वो 3 प्रक्रियाओं से या 3 आर्थिक क्रियाओं से गुजरता है, ठीक है ना। उसमें 3 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्लियर है। पौधे से डायरेक्ट हम कुछ चीज़ें तो पौधे से डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो पौधे का उपयोग होता है, उत्पाद होता है, उसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसको हम परिष्कृत करके, अर्थात उसको परिवर्तन करके, उसके रूप को बदल करके जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूँ से आटा बना करके, ठीक है ना, मक्के के कॉर्न खाते हैं हम, ठीक है ना, उससे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अनेक ऐसे प्रकार की कई सारे उत्पाद होते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उनके रूप में परिवर्तन करके, अर्थात उनको परिष्कृत करके जब उनका प्रयोग किया जाता है, तो इस परिष्करण में 3 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होंगी किसी पौधे या जो रॉ मटेरियल होता है और उसको जो हम प्रयोग करते हैं उस मटेरियल तक लाने में 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक के बारे में। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या है? सबसे पहले उन सभी क्रियाओं में शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। अर्थात जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलते हैं, उन उत्पादनों का जो हम प्राप्त करते हैं या उनका निष्कर्षण करते हैं। जैसे कृषि करना, तो कृषि प्रकृति के द्वारा हो रही है ना, हम तो सिर्फ उसमें योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया आपका। खनिजों का खनन प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। क्या हो गया? हम पृथ्वी से प्राप्त जो चीज़ें हैं उनका खनन कर रहे हैं, ठीक है ना। बनाई किसने? वो पृथ्वी ने। तो क्या हो गया हमारा? खनन क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। जैसे मत्स्य मछली पालन, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। वनों से चीज़ों को इकट्ठा करना, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। शिकार करना, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। तो अर्थात प्रकृति से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं उनको इकट्ठा करना या उनका उत्पादन करना, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। अर्थात जो प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पाद हमें मिले उनको हम उपयोगी बनाना, जैसे लौह अयस्क से लोहा बनाना, गेहूं से आटा बनाना, ठीक है ना, और आटे से डबल रोटी बनाना, ठीक है, रुई से कपड़ा बनाना, रेशम से कपड़ा बनाना। तो इस तरह से जो प्राथमिक क्रियाकलाप के द्वारा हमें उत्पाद मिले, जो प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त हुए, उनका रूप बदल करके उनको उपयोगी बनाना, वो कौन से क्रियाकलाप में आता है? द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। जैसे इस्पात विनिर्माण, जो हमने बताया कि लोहा अयस्क से लोहा जो बनाया जाता है या इस्पात का निर्माण होता है, वो डबल रोटी का बनाना, कपड़े का बुनना, रुई से कपड़ा बुनना, ठीक है। कपास क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप से मिला। और कपड़ा कब हुआ? तो जब द्वितीय क्रियाकलाप में उस कपास से धागा बनाया गया और धागे से फिर कपड़े को बुना गया, तो वो कौन सा क्रियाकलाप कहलाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप आपका कहलाएगा। अब बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप की। तो तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं। अर्थात जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लोग लगे रहते हैं और जो द्वितीय क्रियाकलाप में मनुष्य है, उन दोनों की जो सेवा कार्य या उनको सेवा प्रदान करेगा, वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जैसे परिवहन, बैंक, डाकघर, ठीक है, विद्युत उत्पादन,
ठीक, ये सब चीज़ें, बैंकिंग, बीमा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जिसको बोलते हैं, तो ये सब क्या है, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। जैसे कि यातायात हमने बताया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब क्या है, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप, प्रकृति से चीज़ों को प्राप्त करना, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। फिर द्वितीय क्रियाकलाप, जो प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद प्राप्त हुए उनको परिवर्तित करके उपयोगी बनाना, द्वितीय क्रियाएं। और जो तृतीय क्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, जो प्राथमिक को और द्वितीयक को सेवाएं प्रदान करेंगी, जैसे यातायात की सेवा प्रदान करना, व्यापार की सेवा प्रदान करना, बैंकिंग की सेवा प्रदान करना, एडवर्टाइजमेंट की सेवा प्रदान करना, या अन्य कोई ऐसी सेवा प्रदान करना। तो वो कौन सी क्रियाकलाप हो जाते हैं या कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं, वो तृतीय क्रियाएं हो जाती हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि है क्या, कृषि किसके अंतर्गत आती है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि ये प्रकृति में की जाती है। क्लियर बात है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन। तो कृषि में क्या क्या शामिल होते हैं, फसलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, फूलों को उगाना और पशुओं को पालना। ये सब क्या आते हैं, मछली पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पशु, जीव जंतु पाल रहा होगे ना, पशु या जीव जंतु, मछली भी जीव जंतु में आती है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 50% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है और कृषि से ही अपना गुजर बसर जीवन यापन कर रही है, या कृषि के अंतर्गत जो क्रियाकलाप आते हैं, अर्थात फलों की खेती, फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब जो चीज़ें हैं, इन क्रियाकलापों के अंदर ही 50% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो लगी हुई है। भारत की 2/3 जनसंख्या, अर्थात लगभग 67%, 2/3, 66 या 67% के आसपास जनसंख्या भारत की भी कृषि कार्यों में लगी हुई है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। अर्थात अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की मृदा, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति और अलग अलग प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कृषि कार्य को करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, ठीक है, फसलों के अनुकूल, फसलों के अनुसार स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए और जलवायु भी फसलों के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। तो कृषिगत भूमि क्या होती है, जहाँ पर फसलें उगाई जाएंगी, जहाँ पर कृषि कार्य को किया जाएगा। तो ऐसी जगह जहाँ कृषि कार्य को किया जाता है कृषिगत भूमि कहलाती है। अब बात करते हैं कृषि तंत्र के विषय में। कृषि तंत्र क्या है, ठीक है ना। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। तो कृषि को हम एक तंत्र के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है ना। कृषि के अंतर्गत अनेक प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो एक तंत्र का निर्माण करती है, इसलिए इसको हम कृषि तंत्र भी कह सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। निवेश का अर्थ होता है कि उसमें हम अपना योगदान क्या दे रहे हैं, हम क्या निवेश कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों को हम पहले हमें चाहिए होती हैं कि हम जब कृषि करेंगे तो हमें बीज चाहिए होगा, फिर हमें उर्वरक, खाद, रसायन ये चाहिए होंगे, फिर हम मशीनें भी चाहिए होंगी, मशीनरी चाहिए होंगी, और उस काम को करने के लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। तो कृषि कार्य करने के लिए एक निवेश क्या क्या हो सकते हैं, तो बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ठीक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, ये सब क्या है, ये संक्रियाएं की जाती हैं। पहले बीज बोने से पहले खेत की जुताई की जाती है, फिर बीज को बोना बुआई कहलाता है। बीज बोने के बाद सिंचाई की जाती है, सिंचाई करने के बाद उसमें से पौधे निकलते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो खरपतवार होती हैं, अर्थात जो बेकार के पेड़ पौधे होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, या फिर ज़मीन को पेड़ों के आसपास से खोदा जाता है, उसको निराई कहते हैं। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर कटाई की जाती है। तो ये सभी संक्रियाएं अर्थात क्रियाएं, प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, कृषि के अंतर्गत आती हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अर्थात कृषि तंत्र में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से उत्पाद आ जाएंगे, तो फसलों से जो प्राप्त होंगे उत्पाद, वो ऊन, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, भेड़ बकरी भी पालते हैं तो उनसे क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। डेयरी, पशुओं से दूध, मांस, ठीक है, पनीर इत्यादि भी प्राप्त होते हैं, तो डेयरी का उत्पाद हो गया। कुक्कुट उत्पाद अर्थात जो मांस वगैरह प्राप्त होता है पशुओं से या पक्षियों से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कुक्कुट उत्पाद हो जाएगा। क्लियर बात है। तो कृषि तंत्र से ये हमारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकारों के विषय में। कृषि कितने प्रकार की होती है।
विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। पूरे विश्व के अंदर अलग अलग तरीके से कृषि को किया जाता है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। अर्थात भौगोलिक दशाएं, जिस प्रकार की वहाँ पर स्थलाकृति है, जलवायु है, उनके आधार पर। उत्पाद की मांग, किसी क्षेत्र में किस उत्पाद की ज़्यादा मांग है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग है वहाँ पर। श्रम आपूर्ति कैसी है, कैसा श्रम वहाँ पर लगता है, ये कैसा श्रम अवेलेबल है। प्रौद्योगिकी का स्तर, टेक्नोलॉजी कैसी है वहाँ की। इन सब के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है कृषि को। एक तो होती है निर्वाह कृषि, एक होती है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि होती है ऐसी कृषि जिसमें सिर्फ हम उसके उत्पाद से अपना निर्वाह अर्थात जीवन यापन ही कर सकें। ठीक है, ऐसी कृषि जिसके कारण हम अपना जीवन यापन कर सकें। वाणिज्य कृषि ऐसी होती है जिसके द्वारा हम जो फसलें उगाते हैं, जो कृषि के द्वारा उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, उनका हम व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होती है वाणिज्य कृषि। अब बात करते हैं निर्वाह कृषि के विषय में। पहले, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जैसे हमने पहले बताया, निर्वाह कृषि में क्या होता है, सिर्फ परिवार के निर्वाह के लिए अर्थात जीवन यापन के लिए ही फसलों को उगाया जाता है। सिर्फ जो कृषक परिवार होता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए कृषि करता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि सिर्फ वो अपने परिवार के लिए करता है तो उसमें क्या होता है, कम उपज प्राप्त करने के लिए करेगा। दूसरी चीज़ निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी होगी, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, जो मशीनों का प्रयोग होगा, वो निम्न स्तर की होगी। परंपरागत रूप से जो चली आ रही हैं, जैसे लकड़ी के हल चलते थे, बैलों से खेत को जोतना, ये सभी जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं, या मशीनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और पारिवारिक श्रम अर्थात जो परिवार के सदस्य होते हैं वही खेतों में कार्य करते हैं, बाहर से श्रमिकों को नहीं लाया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। जो निर्वाह कृषि है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है आपका गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, और दूसरा भाग हो जाएगा आप आदिम निर्वाह कृषि। क्लियर है, पहला भाग गहन निर्वाह कृषि और दूसरा भाग आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। जो गहन निर्वाह कृषि होती है उसमें क्या होता है, जो खेत का आकार होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और साधारण औजार, जैसे हमने बताया जो परंपरागत रूप से औजार यूज किए जाते हैं उन्हीं औजारों का प्रयोग करेगा, और अधिक श्रम, ठीक है ना, मेहनत जो है वो उसमें अधिक लगेगी। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो जहाँ पर धूप अच्छी होगी और जो मृदा की जो उर्वरता होगी, जो मृदा का उपजाऊपन, जो मिट्टी का उपजाऊपन होगा, अगर वो अच्छा होता है तो एक वर्ष में 2 से 3 फसलों को भी, एक से अधिक फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है ना, क्लियर बात है। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होती है कि जब छोटे खेत में, जो खेत का आकार हो छोटा हो और परंपरागत रूप से कृषि की जाए, उसको हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर धूप अच्छी हुई और जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी होगी तो एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी हम उगा सकते हैं। चावल मुख्य फसल होती है, जो गहन निर्वाह कृषि होती है उसके अंतर्गत जो चावल है वो मुख्य फसल होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा चावल को उगाया जाता है। फिर अन्य फसलों में गेहूँ भी आ जाता है, मक्का, दलहन, तिलहन। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि के लिए चावल मुख्य फसल है। गेहूँ, मक्का, दलहन अर्थात दाल वाली फसलें, तिलहन अर्थात तेल वाली फसलें। क्लियर है, इन सबको उगाया जाता है। जो गहन निर्वाह कृषि है वो कहाँ कहाँ की जाती है, तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के अंदर। एशिया में कहाँ कहाँ, जो दक्षिणी हिस्सा है एशिया का वहाँ पर, जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर, और जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर क्या की जाती है, आपकी गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अर्थात सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में, जहाँ पर जनसंख्या बहुत सघन है, जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में, और मानसूनी प्रदेश, क्योंकि जो एशिया का हमने जिक्र किया, जो दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी एशिया, वो क्या है हमारा मानसूनी प्रदेश है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, और भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और वर्षा अधिक होती है। और जो ये हमने जो अभी बात की दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के विषय में, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवन के कारण होती है, इसलिए इसको मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आदिम निर्वाह कृषि, जो निर्वाह कृषि का दूसरा भाग है। तो आदिम निर्वाह कृषि में दो प्रकार होते हैं। आदिम निर्वाह कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। अब इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत में भागों में प्रचलित है। तो अमेजन बेसिन अर्थात जो दक्षिणी अमेजन बेसिन कहाँ पर है आपका, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है आपका अमेजन बेसिन, क्योंकि अमेजन नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाएगी। उसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र है, अर्थात जो अफ्रीका के जिस क्षेत्र से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है वो वो वाला क्षेत्र, और जो एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर, और उत्तरी पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है ना, जो 7 राज्य हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले, वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब इस कृषि में किया क्या जाता है ये भी देख लेते हैं। तो वृक्षों को काट कर और जलाकर किसी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर क्योंकि वृक्ष होंगे, पेड़ पौधे होंगे, झाड़ियाँ होंगी, उन सबको काटा जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद इस भूखंड को साफ़ किया जाता है ना, काट के और जला करके वो साफ़ किया, जो राख होती है उसको उसी मृदा में मिला दिया जाता है, जहाँ से वृक्ष काटे वहीं पे उनको जलाया, और उसको जलाने के पश्चात उसी की मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, वहाँ पर फिर खेती की जाती है। तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। पहले क्या किया देखो, हम किसी स्थान पर गए और हमने वहाँ देखा कि वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं। हम क्या करेंगे, उन वृक्षों, पेड़ पौधों और झाड़ियों को काट देंगे। काटने के बाद उनको जला देंगे। जलाने के बाद जो राख होगी उसको उसी की मिट्टी में मिला देंगे और फिर खेती प्रारंभ कर देंगे। और उस खेती में क्या क्या उगाया जाएगा, तो मक्का उगाया जाएगा, रतालू, आलू और कसावा, ये मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद जब उस भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी, जहाँ पे हमने पेड़ों को काटा था, खेती की थी, जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर हम फिर अन्य भूमि पर चले जाते हैं, दूसरे भूखंड पर या दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी इसी तरह से पेड़ों को काट करके, जला करके, मिट्टी में मिला करके फिर से दोबारा से खेती स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके कृषि करने का जो टाइप होता है, प्रकार होता है, उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं ना। क्योंकि हम एक स्थान पर जब उसकी उर्वरता खत्म होगी तो दूसरे स्थान पर चले गए, दूसरे स्थान की जब उर्वरता खत्म हो जाएगी तो तीसरे स्थान पर चले जाएंगे, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है कीर्तन और दहन, काटना और जलाना। कीर्तन का मतलब होता है काटना, क्योंकि वृक्षों को काटा जाता है, और दहन जलाया भी जाता है, तो इसलिए इसका जो स्थानांतरित कृषि है इसका दूसरा नाम कीर्तन और दहन कृषि भी है। आगे बात करते हैं आपकी चलवासी पशुचारण के विषय में। तो चलवासी पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारा सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, जो सहारा का मरुस्थल है हमारा, वहाँ का कौन से अर्ध शुष्क, अर्थात जो नमी है उनके अंदर लेकिन कम नमी है, वायुमंडल के अंदर वहाँ पर नमी कम है। शुष्क प्रदेश जो बिल्कुल शुष्क है, जहाँ पर आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं है। मध्य एशिया, एशिया का जो मध्य वाला भाग है, और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर। भारत के कौन कौन से भाग, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। जो जलवासी पशुचारण है वो इन क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र, सहारा का अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया, और भारत का कौन सा क्षेत्र, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। चलवासी पशुचारण है तो इसका अर्थ ये है कि इसमें जो मनुष्य होता है वो पशुओं को पालता है, और अपने पशुओं के पानी के लिए और चारे के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, इसलिए इसको चलवासी कहते हैं। वो चलता रहता है ना, पानी के लिए और पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, इसलिए इसको चलवासी पशुचारण कहा जाता है। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। तो जो ये चलवासी पशुचारण है, जो ये प्रक्रिया है वो किस वजह से उत्पन्न होती है, कि जलवायविक बाधा। कई बार क्या होता है कि कोई कृषक है, उसके पास पशु है, वहाँ पर अगर वर्षा नहीं हुई तो घास भी नहीं होगी। अब घास नहीं होगी तो फिर पशु खाएंगे क्या। तो फिर जो किसान होता है, जो पशुपालक होता है, जो पशुओं को पालता है, वो क्या करता है, वो अपने पशुओं को उस स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर घास उसको उपलब्ध हो जाती है या पानी उपलब्ध हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कोई कृषक इस तरह के स्थान पर रहता है, ऐसे भूभाग पर रहता है जहाँ पर वो पशुओं को पालता है, लेकिन पहले तो वहाँ पर घास हो रही थी, लेकिन वहाँ पर जो उस भूभाग की जो उर्वर क्षमता है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद उसका घास का उगना बंद हो गया, तो फिर क्या करेगा, वो उसी स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर जा करके रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जानवरों को या पशुओं को पाला जाता है।
तो चलवासी पशुचारण में भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ, ठीक है ना, ये लोग इन सब जानवरों को पालते हैं। भेड़, ऊँट, मवेशी होते हैं जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है, याक और बकरियाँ। और इनसे क्या क्या प्राप्त होता है, तो दूध प्राप्त होगा, मांस प्राप्त होगा, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद जैसे कि पनीर इत्यादि हम बनाते हैं दूध से, ठीक है ना। तो कई प्रकार की हमें उत्पाद या प्रोडक्ट या चीज़ें प्राप्त होती हैं पशुओं से, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद। अब बात करेंगे हम, ये तो थी आपकी निर्वाह कृषि के दो टाइप थे, गहन निर्वाह कृषि और आपकी, बताओ, आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में फिर हमने दो पार्ट पढ़े थे, निर्वाह कृषि में हमने दो भाग पढ़े थे, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। और आदिम निर्वाह कृषि में दो भाग, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण, ठीक है। अब हम कृषि का दूसरा टाइप जो कि है वाणिज्य कृषि, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, अर्थात कृषि की जाएगी, जो वाणिज्य कृषि होती है उसमें जो कृषि की जाएगी या जो फसलों को उगाया जाएगा या जो पशुओं को पाला जाएगा वो बाजार में बेचने के लिए, विक्रय के लिए, है ना, बेचने के लिए जो कृषि की जाती है वो बाजार में बेचने के लिए की जाती है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र अर्थात जो खेत होंगे वो क्या होते हैं, बड़े खेत होते हैं यहाँ पर। और जो पूंजी का उपयोग होता है वो अधिक, क्योंकि जब खेत बड़े होंगे तो जो उसमें निवेश किया जाएगा पूंजी का, जो मशीनें लगेंगी वो भी ज़्यादा लगेंगी, जो श्रम लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, जो बीज लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से जो निवेश किया जाता है, जो पूंजी चाहिए होती है हमें, तो वो भी हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, क्योंकि खेत बड़े बड़े होते हैं तो जो अधिकांश कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक कृषि के तीन भाग हैं, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ठीक है। अब बात करते हैं हम वाणिज्यिक अनाज कृषि के विषय में। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। जो वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है उसके अंदर फसलों, गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। सबसे फेमस फसल क्या होगी, अनाज होगी, गेहूँ होगी, और उससे गेहूँ गेहूँ तो जो है आपकी मुख्य फसल होगी, और मक्का होगी, ठीक है। और ये कहाँ पर की जाती है, जो आपकी वाणिज्यिक अनाज कृषि है, तो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान और वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पर, उत्तर अमेरिका में, यूरोप में और एशिया के शीतोष्ण घास स्थलों में। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि में खेतों का आकार देखो, तो ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। तो जहाँ पर ये खेती की जाएगी वहाँ पर आबादी क्या होगी, वहाँ पर कम आबादी होगी, अर्थात कम लोग रहेंगे, और खेत क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, क्योंकि शीतोष्ण घास स्थल हमने पढ़ा, तो यहाँ पर ठंड भी होगी, तो क्या होता है, ठंड ज़्यादा समय तक अगर रहती है तो वो फसलों को क्या करेगी, खराब कर देगी। केवल एक ही फसल उगाई जाती है, तो एक वर्ष के अंदर सिर्फ एक फसल का ही उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि के दूसरा टाइप, मिश्रित कृषि के विषय में। तो मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो किस किस के लिए किया जाएगा भूमि का उपयोग, भोजन के लिए जो फसलें उगाए जाते हैं उनके लिए, पशुओं के चारे के लिए भी, और पशु पालन के लिए भी। तीन चीज़ों के लिए हो गया, भोजन के लिए फसलों को उगाना, चारे के लिए फसलों को उगाना और पशुओं को पालना, ये क्या कहलाएगा, मिश्रित कृषि कहलाएगा। और ये कृषि कहाँ कहाँ पर की जाएगी, तो आपका यूरोप, पूर्वी यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। तो जो आपकी मिश्रित कृषि है वो कहाँ कहाँ पर होगी, यूरोप के अंदर, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अब बात करते हैं जो वाणिज्यिक कृषि का तीसरा टाइप है, रोपण कृषि। तो ये क्या होती है, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, हमने बताया था कि ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, जहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास एकल फसलें उगाई जाती है, ठीक है। एक ही फसल को उगाते हैं, या तो चाय को उगाएंगे या कहवा को यानी कॉफ़ी को, काजू, रबड़, केला या कपास, इन फसलों की खेती इसमें की जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो श्रम होता है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है, और जो पूंजी है अर्थात जो आर्थिक रूप से जो पैसा है, जो धन है, उसकी भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण, क्योंकि इन उत्पादों को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, इनका परिवर्तन किया जाता है, अर्थात इनका प्रसंस्करण किया जाता है।
तो जो उत्पाद का प्रसंस्करण होगा वो कहाँ पर होगा, खेतों के निकट ही। तो इनका रूप परिवर्तन के लिए, जैसे कपास है तो कपास से धागा बनाना या कपड़ा कहाँ बनाया जाएगा, खेतों के आसपास ही कारखानों को लगा दिया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, क्योंकि ये कृषि उन स्थानों पर ही की जाती है जहाँ पर आपका श्रम अधिक मिलता है, पूंजी की अधिक धन अधिक होगा, या फिर जहाँ पर कारखाने होंगे, ठीक है ना, खेतों के पास ही कारखाने लगाए जाते हैं। और परिवहन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खेतों से माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन अच्छा होने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जो परिवहन जाल है वो भी रोपण कृषि के लिए आवश्यक होता है। अब रोपण कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, तो ये उष्णकटिबंध प्रदेशों में की जाती है। कहाँ पर, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं उन प्रदेशों में ही ये की जाती है। जैसे कि मलेशिया में किसको उगाया जाता है, रबड़ को। ब्राज़ील में कहवा। भारत और श्रीलंका किस लिए, चाय के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। जो मलेशिया किसके लिए फेमस है, तो रबड़ में। मलेशिया में जो रोपण कृषि का उदाहरण है वो रबड़ है। ब्राज़ील के अंदर कहवा अर्थात कॉफ़ी, और भारत और श्रीलंका में चाय। क्लियर है। आगे बात करते हैं, और अब हम कुछ फसलों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी, चाय। ये फसलें किस किस कहाँ कहाँ पर उगाई जाती हैं और किस तरह से उगाई जाती हैं। ठीक है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन, के अनेक प्रकार की फसलों को उगा रहे हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल को आपूर्ति करती है। जो कृषि पर आधारित उद्योग है, जैसे वस्त्र उद्योग है, किस पर आधारित है, रुई पर आधारित है। चाय उद्योग है, वो किस पर आधारित है, चाय की पत्तियों पर आधारित है। तो इस प्रकार से ऐसे अनेक जो होते हैं आपके, जैसे चीनी उद्योग है वो किस पर आधारित है, गन्ने पर आधारित है। तो ऐसे अनेक उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, तो जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं वो कच्चे माल की आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए कच्चा माल उन्हें कौन देता है, तो वो कृषि ही देगी। ठीक है ना, खेत या फसलों से या कृषि से उनको कच्चा माल प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जो खाने वाली फसलें हैं उसमें मुख्य कौन कौन सी है, तो गेहूँ है, चावल है, मक्का है और बाजरा है। रेशेदार फसलें, ठीक है ना, जिसमें रेशा मिलता है, जिससे हमें, तो जूट और कपास है। इनसे क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। चाय और कहवा क्या है, पेय फसलें, जो पीने वाली फसलें हैं जिनसे पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो कौन कौन सी है, चाय और कहवा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम चावल। चावल की फसल के विषय में। तो चावल की फसल क्या है, यह मुख्य खाद्य फसल है पूरे विश्व की। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा चावल ही विश्व के अंदर खाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय अर्थात जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर, और उपोष्णकटिबंधीय अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र है। जैसे कि ये हमने बताया था आपको, एक बार और देख लेते हैं। ये हमने बताया था आपको 0 डिग्री क्षेत्र है, और 0 डिग्री क्षेत्र के जो आसपास वाला क्षेत्र होगा क्या होगा, उष्णकटिबंधीय। और 33 से 66 के बीच का क्षेत्र होगा शीतोष्ण। लेकिन जो एक संक्रमित क्षेत्र होता है जिसमें उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र भी आएगा और शीतोष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र भी आएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये फसलें कहाँ पर, ये जो गेहूँ चावल है कहाँ पर खाया जाता है अधिक, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खाया जाता है। चावल की खेती के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो उच्च तापमान, यानी कि तापमान जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। अधिक आर्द्रता, वायु के अंदर नमी अधिक होनी चाहिए, और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना, यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, अर्थात ऐसी मृदा होनी चाहिए कि उसमें जल रुक सके। ठीक है, जल का जो रिसाव है वो ना हो, उसमें जल जमाव हो जाए, ऐसी ही मृदा में ये होती है। ये क्या होती है, और चीकायुक्त जलोढ़ मृदा इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, बात करते हैं अब हम आपकी, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। तो जो चीन है वो, उसमें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन अर्थात चावल की खेती इसमें सबसे ज़्यादा की जाती है। और उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, इन देशों में भी चावल की खेती आपकी की जाती है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पर चावल के अनुसार जलवायु है, तो वहाँ पर एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं गेहूँ के विषय में। तो गेहूँ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो मध्यम तापमान, तापमान जो होना चाहिए मध्यम होना चाहिए। वर्षा भी मध्यम होनी चाहिए, और शस्य कीर्तन अर्थात फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। क्लियर है, जो गेहूँ के लिए होनी चाहिए जब गेहूँ का वर्धन काल हो, जब गेहूँ की फसल बढ़ रही हो,
तो उसमें क्या होना चाहिए, तापमान मध्यम होना चाहिए। और कटाई के समय तेज धूप अर्थात तापमान ज़्यादा होना चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कौन सी मृदा होनी चाहिए, तो सुअपवाहित दोमट मृदा, अर्थात जिसमें पानी आराम से जा सके, जिसमें पानी का अपवाह आराम से हो सके। सु का अर्थ होता है आराम से, और अपवाह का बहना, है ना। तो सुअपवाह जिसमें आराम से अपवाह या पानी बह सके, ऐसी दोमट मृदा गेहूं के लिए आवश्यक होती है। गेहूं की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्षेत्र हैं आपके जहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। और भारत के अंदर कब उगाया जाता है गेहूं, तो शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में बीज बोए जाते हैं और आपका अप्रैल और मई के महीने में काट लिया जाता है। मार्च और अप्रैल या मई के महीने में इसका कटाई हो जाती है। अब बात करते हैं मिलेट के विषय में। मिलेट क्या है, तो ये मोटे अनाज के रूप में उगाए जाने जाते हैं। जो मोटे अनाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिलेट कहते हैं। और कम उपजाऊ और बलुई, जहाँ की मृदा कम उपजाऊ होती है और बलुई होती है, अर्थात जिसमें बालू की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये मोटे अनाज अर्थात मिलेट उगाए जाते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिसमें कम वर्षा और उच्च मध्यम तापमान, अर्थात इन फसलों में वर्षा की आवश्यकता कम होती है और तापमान भी मध्यम चाहिए होता है। पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रूप से होना चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी, तो जो मिलेट है उसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो ज्वार, बाजरा और रागी, ये इस प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब कौन कौन से देश हैं, तो नाइजीरिया, चीन और नाइजर, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर मिलेट उगाया जाता है, अर्थात अब ज्वार, बाजरा और रागी उगाई जाती है नाइजीरिया, चीन और नाइजर में। अब बात करते हैं मक्का की। तो इसके लिए मध्यम तापमान, तो कैसा तापमान होना चाहिए, मध्यम तापमान होना चाहिए, वर्षा भी मध्यम होनी चाहिए और अधिक धूप होनी चाहिए, ठीक है। तापमान मध्यम हो, वर्षा मध्यम हो, लेकिन जो धूप हो वो अधिक हो। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, यानी कि जहाँ पर से पानी आराम से बह सके, ऐसी मृदा और उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें उपजाऊ क्षमता सही हो, वहाँ पर मक्का की फसल उगा सकते हैं। और कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस और कनाडा, ये आपके क्षेत्र हैं। भारत और मैक्सिको, इनमें भी आपकी जो मक्का की फसल है वो उगाई जाती है। उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको। अब बात करते हैं हम कपास की। कपास क्या है, एक रेशेदार फसल है, ठीक है। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, जो तापमान होता है वो उच्च होना चाहिए। हल्की वर्षा, बहुत हल्की वर्षा चाहिए होती है, 200 से 210 पाला रहित दिन, अर्थात 200 से 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें पाला बिल्कुल भी ना पड़े। और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और धूप कैसी होनी चाहिए, तेज और चमकीली होनी चाहिए, क्योंकि अगर पाला पड़ेगा तो जो कपास का फूल होता है, जहाँ से रुई प्राप्त होती है, कपास प्राप्त होती है, उससे क्या होता है वो खराब हो जाता है, अच्छे से नहीं उग पाता है, ठीक है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। तो जो कपास की फसल है वो, उसके लिए फेमस जो मृदा है वो काली होती है। काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है और जलोढ़ मृदा में, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर कपास की खेती होती है, तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र, ये देश हैं जहाँ पर आपकी कपास की खेती की जाती है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कपास है, वो क्या है, कच्चा माल के रूप में कार्य करता है सूती वस्त्र उद्योग में। अब बात करते हैं हम पटसन के विषय में। पटसन क्या है, तो इसको सुनहरा रेशा, ठीक है ना, कैसा रेशा, सुनहरा रेशा भी कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। कैसी मृदा चाहिए होती है, तो जलोढ़ मृदा चाहिए होती है। और तापमान कैसा होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, भारी वर्षा अर्थात अधिक वर्षा होनी चाहिए। और जलवायु कैसी होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु, जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी जलवायु में पटसन की जो खेती होती है वो की जाती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा तक के मध्य का क्षेत्र जो होता है वहाँ पर उगाई जाती है, जैसे कि भारत में, बांग्लादेश में, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अब बात करते हैं कॉफ़ी के विषय में, जो हमारा एक पेय पदार्थ है। तो कॉफ़ी के लिए क्या होता है, ठीक है, कॉफ़ी के विषय में बात कर रहे हैं हम। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। जलवायु कैसी हो, गर्म दिन हो और आर्द्र हो, नमी वाले दिन हो, ठीक है। सुअपवाहित दोमट मृदा, तो मृदा कैसी होनी चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए। और सुअपवाहित अर्थात जिसमें से पानी आराम से रह सके। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। तो जो कॉफ़ी होती है उसके लिए, या जो कहवा होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, जो पर्वतीय ढाल है, जो पर्वतों के जो ढाल हैं, ऐसे जैसे ये पर्वत है तो इसके जो ढाल पर है वहाँ पर
सबसे अधिक कॉफ़ी की जो खेती है वो की जाती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी होता है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? ब्राज़ील में। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी कॉफ़ी का खेती की जाती है। अब बात करते हैं हम चाय के विषय में, जो हमारे एक पेय पदार्थ है। तो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, क्योंकि ये पेय पदार्थ है तो पेय फसल है हमारी। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि ठंडी जलवायु होनी चाहिए ताकि पत्तियाँ इसकी हरी भरी रहें, और दूसरी की वर्ष भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो वर्षा है वो होती रहनी चाहिए पूरे साल भर, तो वर्षा की मात्रा बनी रहनी चाहिए। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, ऐसी मृदा जिसमें पानी आराम से बह सके और दोमट प्रकार की हो, ठीक है। मंद ढाल, अर्थात ये भी पर्वतों पर उगाई जाती है जहाँ पर ढाल मंद होता है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जो पत्तियाँ होती हैं चाय की, तो उनको जो चुना जाता है वो मनुष्यों के द्वारा चुना जाता है, तो इसमें अधिक श्रमिकों की अर्थात मजदूरों की ज़्यादा आवश्यकता होती है पत्तियों को तोड़ने के लिए। अब बात करते हैं हम कृषि का विकास। कृषि का विकास किस किस प्रकार से हुआ, ठीक है ना। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। तो कृषि विकास क्या है? जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी प्रकार से कृषि में भी विकास होना चाहिए, कृषि को भी विकसित होना चाहिए, ठीक है ना। ताकि हम जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे फसलों उनकी मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो अगर उस अनुसार फसलों का उत्पादन ना हुआ तो फिर वो कृषि विकास नहीं कहलाएगा। तो बढ़ती जनसंख्या के अनुसार फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना ही कृषि विकास है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जो कृषि विकास है उसको प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, जो खेत होते हैं जहाँ पर फसलों को बोया जाता है उसके क्षेत्र को बड़ा कर दें, बड़े बड़े खेतों में फसलों को उगाया जाए। बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, हम अगर एक वर्ष में एक ही फसल बो रहे हैं तो उसकी जगह दो फसलें बोएं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, ठीक है, सिंचाई के जो संसाधन है या सिंचाई के जो साधन है वो अच्छे प्रकार के प्रयोग किए जाएँ। उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का, यानी कि उर्वरकों का, यानी कि रसायनों का और खाद का प्रयोग अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छी उत्पादन हो पाए। और जो ऐसे बीजों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे हमें उत्पादन ज़्यादा प्राप्त हो। कृषि की मशीनरी भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। तो कृषि के अंदर ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उत्पादन अधिक हो सके, जो अधिक उत्पादन में सहायक हों, ठीक है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि ऐसी सुरक्षा जो खाद्य से रिलेटेड होती है, यानी कि अगर अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ऐसे समय में भी कोई भूखा ना रहे, उनके लिए जो खाद्य आपूर्ति है वो बनी रहे, ठीक है ना। जैसे गेहूँ इत्यादि, गेहूँ चावल जो भी खाद्य फसल होती हैं वो हमारी स्टोर रहें, हम उनको वो भंडार गृह में रखी रहें ताकि हम उनको कठिनाई के समय में भी खा सके। जैसे कि अब कोरोना के समय में हम जो अपनी खाद्य आपूर्ति भारत के पास लगभग एक साल के लिए है, अगर एक साल तक भी इस तरह का कोई समस्या पैदा हो जाती है तो भारत एक साल तक खाद्य आपूर्ति कर सकता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से होता है। तो अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से कृषि का विकास होता है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर क्या कृषि कैसे की जाती है? गहन कृषि की जाती है। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीवकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, तो खेत के आकार कैसे होंगे? छोटे होंगे, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होगा? वहाँ पर अधिक फसलें उगाई जाएंगी, गहन कृषि की जाएगी, और जीवकोपार्जन अर्थात अपनी ज़रूरत के लिए कृषि की जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। जो खेत बड़े होते हैं, बड़े खेत होते हैं, वो किस लिए उपयुक्त होते हैं? वाणिज्यिक कृषि अर्थात व्यापारिक कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। जहाँ पर कहाँ पर मिलते हैं आपको? ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बड़े आकार के खेत मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तथ्यों को आप अवश्य देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर के विषय में। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, एग्रीकल्चर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री या एगर और कल्चर। तो एग्री या एगर का अर्थ होता है मृदा, ठीक है ना। एगर का अर्थ क्या होगा? मृदा। और कल्चर का अर्थ क्या होगा? कृषि करना, अर्थात मृदा में कृषि करना। एग्रीकल्चर शब्द का अर्थ क्या हो गया? मृदा में कृषि करना। एग्रीकल्चर या कृषि, तो एग्री के साथ
कल्चर को जोड़ दिया जाए तो एग्रीकल्चर बन जाएगा, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कृषि। तो इसमें क्या किया जाता है, मृदा की जुताई की जाएगी, फसलों को उगाया जाएगा, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। तो जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, मृदा की जुताई करने का विज्ञान, फसलों को उगाने का विज्ञान या फिर पशुपालन करने का विज्ञान है। इसको हम खेती भी कहते हैं। क्लियर बात है। अगर शहरी के अंदर कल्चर को मिला दिया जाए तो शहरी कल्चर हो जाएगा। इसका हिंदी में अर्थ होता है रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, अर्थात रेशम के कीटों को जो है उत्पादित करना या रेशम के कीटों का पालन करना, ताकि उससे क्या होगा, हमें वाणिज्यिक लाभ हो। ठीक है, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो क्या होगा, जो किसान पालता है रेशमी कीटों को, उसकी आय में वृद्धि कर सकता है ये। पीसी में अगर कल्चर को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पीसी कल्चर बन जाएगा। ये हिंदी में क्या होता है, इसको मत्स्य पालन बोलते हैं, और विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। तो पीसी कल्चर क्या है कि मछलियों को पालना, कहाँ पर, तालाबों में और पोखरों में। ठीक है। वीटी में अगर कल्चर को मिला जाए तो वीटी कल्चर बनेगा, अर्थात द्राक्षा कृषि। इसमें क्या किया जाता है, अंगूरों की खेती की जाती है। अब लास्ट है आपका ये हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना। अलग अलग शब्दों में अगर कल्चर शब्द को मिलाया जाता है, हमने ये सब आपके सामने डिस्कस किया। आप करेंगे हम हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टी के साथ अगर कल्चर को मिलाया जाएगा तो हॉर्टिकल्चर बनेगा। इसका मतलब होता है उद्यान कृषि। ठीक है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, अर्थात व्यापार करने के, विक्रय की दृष्टि से फलों को, सब्जियों को और फूलों को उगाना क्या कहलाता है, आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब हम बात करेंगे जैविक कृषि क्या है। तो जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़ाकनाशी का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो कृषि की जाएगी उसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाएगा, ना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा। उसमें कैसे खाद और कैसे उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, तो जैविक खाद का उपयोग किया जाएगा। और प्राकृतिक पीड़ानाशी, अर्थात ऐसे प्रकृति से प्राप्त कीट पतंगों को मारने के लिए जो प्रकृति से प्राप्त हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनका ही हम प्रयोग करेंगे, किसमें, जैविक कृषि के अंदर। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। तो जो जैविक कृषि होती है उसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं होता। ठीक है ना, कि हम प्रयोग करके देखेंगे, हम रसायनों का उपयोग करेंगे या हम मशीनों का उपयोग करेंगे तो जैविक जो खेती होगी वो ज़्यादा उत्पादन वाली होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैविक कृषि के अंदर सिर्फ जैविक खाद का उपयोग होगा, परंपरागत रूप से कृषि की जाएगी। ठीक है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जो स्थानांतरित कृषि हमने पढ़ी थी, कीर्तन कृषि जिसको हम कहते हैं, तो वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे झूमिंग के नाम से कहाँ पर जानी जाएगी, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जानी जाती है। मैक्सिको में किस नाम से जानी जाएगी, तो मिल्पा के नाम से। ब्राज़ील में किस नाम से, रोका के नाम से। और मलेशिया में लदांग के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, तो मक्का को हम क्या बोलते हैं, कॉर्न भी बोलते हैं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ होती है। तो जो मक्का होता है वो अनेक रंगों में विश्व के अलग अलग भागों में उगाया जाता है, कहीं पर लाल, कहीं पर नीला, कहीं पर पीला, कहीं पर सफ़ेद। ठीक है ना। तो मक्का की विभिन्न रंगों की फसलें उगाई जाती हैं। कॉफ़ी की खोज किसने की थी, तो कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। अनेक कहानियाँ हैं कॉफ़ी की खोज के लिए। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक, 850 में है ना, कब, 850 में काल्दी नाम का क्या था, एक अरबवासी था। काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, जो क्या करता था, बकरियों को चराता था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। तो उसकी बकरियां क्या थी, वो अनोखी प्रकार की क्या करती थी, उछल कूद करती थी, हरकतें करती थी, जिसको देखकर वो परेशान हो जाता था। एक दिन उसने भी उस सदारित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। तो एक दिन उसने ऐसे ही अचानक से एक पौधे की जो फली है उसको चख करके देखा, जिससे उसकी जो बकरियां थी वो खाती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो जब उसने फलियों को खाया तो उसको आनंद की अनुभूति हुई, अर्थात उसको आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उसने फिर इस खोज के विषय में संसार को बताया। इस प्रकार से कॉफ़ी की खोज हुई। ठीक है, किसके द्वारा, तो एक काल्दी नाम का एक क्या था, अरबवासी था जो बकरियों को पालता था। अब बात करते हैं आपकी, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अर्थात खाद्य सुरक्षा क्या है, फूड सिक्योरिटी जिसको बोला जाता है, कि प्रत्येक समय में
कब? प्रत्येक समय में। एक तो सभी व्यक्ति क्या हों, क्रियाशील हों, और स्वस्थ जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आहार की आवश्यकता होती है। और प्राथमिकता के आधार पर हर समय अगर उसको खाद्य आपूर्ति होती रहे, अर्थात खाने की फसलें जो हैं उसको मिलती रहे प्रत्येक समय में, तो वो क्या होगी, जो आपकी खाद्य सुरक्षा है वो बनी रहेगी। ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।